दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है जीके जीएस की जो हमारी क्लास चल रही थी, जिसमें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं जो हमारी पहले जो पीवाईक्यू आए थे, जो है किसमें जो सभी एग्जाम में क्या एक ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों का हम लोग क्या कर रहे हैं, जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे गए थे सभी क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो जो किसके लिए, वीडियो री एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, यूपी पुलिस के लिए जो है, और यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 जून में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको सितंबर अक्टूबर तक इसका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। ठीक है, तो बहुत कम समय है, अभी से लग जाइए। बिना देखिए, अगर आपको ग्रुप सी या ग्रुप बी लोअर पीसीएस तक या कोई वैकेंसी एग्ज़ाम देना है तो आपको पेट में अच्छे नंबर लाना ही होगा। तो आप लोग अभी से मेरे साथ जुड़े जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास। ठीक है, बस 1 मिनट, एक कॉल आ रही है, अटेंड कर लूँ, बस आप लोग रुके रहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या करा है कि पंचगव्य में से क्या सम्मिलित नहीं, मतलब पंचगव्य में क्या सम्मिलित नहीं, इसको आपको बताना। तो पंचगव्य के अंतर्गत क्या आता है बताइए। पंचगव्य के अंतर्गत आता है गाय का दूध आता है। ठीक है, गाय का दूध आता है, और क्या आता है, गाय का दूध, इसका दही आता है, गाय की दही आती है। ठीक है, दूध आ गया, दही आ गया। ठीक है, घी आ गया, गाय का घी आ गया, गाय का मूत्र आ गया। ठीक है, गाय का मूत्र आ गया, और गाय का गोबर भी इसी के अंतर्गत पंचगव्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये हमारे पंचगव्य हैं। ठीक है, याद रहेगा। तो गाय का दूध, गाय का घी, गाय का गोबर, तो क्या नहीं आती है, तुलसी नहीं आती। ठीक है, तुलसी नहीं आता। ठीक है, तुलसी का पेड़ इसके अंतर्गत नहीं आता। तुलसी हमारा क्या है, एक आयुर्वेदिक, तुलसी का यूज जो है हम क्या करते हैं, तुलसी औषधि के रूप में इसको मान्यता दी गई है, औषधि के रूप में इसको मान्यता दी गई है। ठीक है, मान्यता दी गई है, पंचगव्य के अंतर्गत नहीं आती। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट हमारा राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 बताइए। 102वां क्या करा, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। वेदों का जो गद्य प्रकरण है वो क्या कहलाता है, वेदों का गद्य प्रकरण हमें क्या कहलाता है, तो ब्राह्मण कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्राह्मण कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है, ब्राह्मण कहलाता है। ठीक है, ब्राह्मण कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ऋग्वेद का ब्राह्मण क्या होता है, ऋग्वेद का बताइए। तो हमारे वेद कितने हैं, 4 हैं। तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद क्या है, ऋग्वेद। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन सा है, तो ऐतरेय होता है, ऐतरेय होता है, ऐतरेय होता है, और कौन सा होता है, कौशितकीय होता है। ठीक है, दो होते हैं, कौशितकीय होता है। ठीक है, ऐतरेय और कौशितकीय इसके क्या हैं, ठीक, 2 ब्राह्मण हैं। ठीक है, और यजुर्वेद का कौन सा होता है, यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद का क्या होता है, तो यजुर्वेद का हमारा होता है कौन सा, शतपथ होता है और तैतरेय होता है। क्या होता है, शतपथ होता है और कौन सा होता है, तैतरेय होता है। ठीक है, तैतरेय होता है। ठीक है, यजुर्वेद का। और बचा कौन सा, सामवेद का। सामवेद का क्या होता है, सामवेद का बताइए। वेद हमारे 4 होते हैं, तो इनके जो ब्राह्मण होते हैं उनको हम लोग लिख रहे हैं, तो पंचविश होता है। ठीक है, क्या होता है, पंचविश होता है। क्या होता है, पंचविश होता है। और हमारा अथर्ववेद सबसे नया वेद होता है। अथर्ववेद का क्या होता है, अथर्ववेद का गोपथ होता है। ठीक है, अथर्ववेद का क्या होता है, गोपथ हमारा क्या होता है, ब्राह्मण होता है। मैंने यहाँ सबके लिख दिया। तो ब्राह्मण जो हमारे वेदों के गद्य प्रकरण होते हैं उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, इसके 2 ब्राह्मण हैं, ऐतरेय और कौशितकी। यजुर्वेद के 2 हैं, शतपथ और तैतरेय। सामवेद के 1 है, पंचविश। अथर्ववेद का क्या, गोपथ है। ठीक, इसी तरह से अगर आपको क्लास करना और डिटेल से पढ़ना है तो आप इंद्रेश जीएस क्लासेस को ज्वाइन करिए, और बिंदास आप लोगों को सारी चीज़ें आपको यहाँ पे तैयारी कराई जाती हैं सभी एग्जाम की। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है, 103वां कह रहा है कि मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। तो मोहम्मद गोरी जो है किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से क्या हुआ था, पराजित हुआ था। जो तराइन का प्रथम युद्ध था, तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक, कब लड़ा गया था, 1191 में। इसी में क्या करता है मोहम्मद गोरी, क्या करता है, मोहम्मद गोरी क्या करता है, मोहम्मद गोरी हार जाता है। ठीक है, हार जाता है, और पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं, जीत जाते हैं। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं, जीत जाते हैं। ठीक है, चौहान क्या करते हैं, जीत जाते हैं। ठीक, इनकी जीत होती है। लेकिन इसी के अगली साल जो है 1192 में
फिर युद्ध होता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और गोरी क्या करता है, इसमें जीत जाता है। गोरी क्या करता है, जीत जाता है। ठीक है, गोरी क्या करता है, जीत जाता है। अर्थात इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट आ जाएगा। ठीक है, 92 वाले में जीतता है गोरी और 91 वाले में क्या करता है, हार जाता है। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक, मैंने यहाँ बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 104 बताइए। क्वेश्चन नंबर 104 क्या कर रहा है, अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता था, किसके दरबार के कवि थे? एक किसके दरबार के कवि थे, बताइए 104 का। तो अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता और तोता ए हिंद कहा जाता था, अलाउद्दीन खिलजी के क्या थे, दरबारी कवि थे। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। किसके, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। इन्होंने 7 सुल्तानों का क्या देखा था, काल देखा था। इन्होंने 7 सुल्तानों का, ये भी याद रखिएगा, 7 सुल्तानों का इन्होंने क्या देखा था, काल देखा था या शासन देखा था। ठीक है, इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक। ठीक है, वास्तविक संस्थापक, ठीक, संस्थापक। ठीक है, वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, गुलाम वंश का क्या था, वास्तविक संस्थापक था। ठीक, चलिए आगे। बलवन भी गुलाम वंश का था। ठीक है, बलवन भी गुलाम। रजिया क्या थी, पहली महिला शासिका बनी थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 105 क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है कि लौह और रक्त की नीति अपनाने वाला कौन था? तो गुलाम वंश का शासक था, गुलाम वंश का ही शासक था। गुलाम वंश का शासक कौन था, गुलाम वंश का शासक कौन था, बलवन था। ठीक है, बलवन ने क्या अपनाया था, लौह और रक्त की नीति को अपनाया था। ठीक है, बलवन ने लौह और रक्त के सिजदा और फाबोस, नवरोज़ त्यौहार भी इसी के समय मनाना स्टार्ट किया गया। ठीक है, नवरोज़ त्यौहार, ये भी याद रखिएगा। बाबर किस वंश का था, तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106 बता दीजिए। कह रहा है कि वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरीज में पुर्तगालियों को पराजित किया था। बताइए किस एस्चुरीज में क्या किया था, पुर्तगालियों को पराजित किया था। 106 का, तो 106वें का राइट आंसर 1612 में। कब, 1612 में क्या किया था, पराजित किया था। ठीक, इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107वां बता दीजिए। कह रहा है कि पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष शुरू किया था? मतलब डेनिश ने अपना परिचालन किस वर्ष स्टार्ट किया था? तो 1616 में जो है डेनिश कंपनी ने अपना, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन स्टार्ट किया था। अर्थात ए पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 बताइए। कह रहा है 118वां क्या कह रहा है कि श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली के कब्रों का घर कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है? बताइए, हैदर अली और टीपू सुल्तान। ठीक है, तो किससे, बेंगलुरु से, मैसूर से या मंगलौर से, तो किससे दूरी पे, तो मैसूर से। राइट आंसर क्या आ जाएगा, मैसूर हमारा क्या हो जाएगा। कर्नाटक के ऐतिहासिक शहर श्रीरंगपट्टनम मैसूर से लगभग कितना है, 15 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 बता दीजिए। करा कि इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान नहीं देता? औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र, रूस के समाजवादी क्रांति, अमेरिका के अधिकारों का विदेह। तो कौन सी क्रांति इसमें क्या करती है, योगदान नहीं देती है? तो क्या है, अमेरिका, ब्रिटेन और कई अन्य देशों से संविधान का हमारा क्या गहन अध्ययन किया गया, तो औद्योगिक क्रांति इसमें क्या करती है, सहयोग नहीं करती है। ठीक है, बाकी हमारी ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र से भी लिया गया, रूस से भी लिया गया और अमेरिका से भी लिया। तो ए पार्ट हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 110वां बताइए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समानता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? कानून के सामने समता, तो आर्टिकल कौन सा, 14। आर्टिकल 14 क्या करता है, विधि के समक्ष समता से संबंधित है। यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। और भाग इसका कितना है, भाग 3 आर्टिकल कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मौलिक अधिकार, 12 से स्टार्ट होता है और 35 तक हमारे क्या मौलिक अधिकार है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो मौलिक अधिकारों की संख्या इसमें वर्तमान में 6 है। ठीक है, वर्तमान में 6 है। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत हमारा किसमें है, आर्टिकल किसमें है, 14 में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 17 में। ठीक है, 111 का बताइए। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्म श्री को प्रारंभ किया था? किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल हमारा कौन सा था, आर्टिकल हमारा था 18 के तहत, जो उपाधियों का अंत की बात करता है। ठीक, अस्पृश्यता का अंत किसके तहत, छुआछूत जिसको बोलते हैं,
छुआछूत जिसको बोलते हैं, छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत जो हमारा आर्टिकल 17 के तहत, ठीक है। ठीक है, इसमें धर्म, जाति, लिंग, धर्म, जाति, लिंग व स्थान के आधार पर क्या है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा बताइए, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। चलिए, इसका डी पार्ट सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 112वां, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने के लिए प्रतिबंध करता है? तो कौन सा है? तो हमारा आर्टिकल कौन सा है? 23वां है, जिसे बोलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक। ये हमारा आर्टिकल कितने 23 और 24 के अंतर्गत आता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 113, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम है पाक जल संधि, ठीक है, पाक जल संधि है, ठीक है, पाक जल संधि है, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे 114, प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी छोर जिसे कन्याकुमारी स्थित है, बताइए दक्षिणी छोर कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में। कर्क रेखा हमारे कितने 8 राज्यों से होकर के जाती है, कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर के जाती है, जिसमें सबसे पहला राज्य आता है कौन सा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, गुजरात, राजस्थान और कौन सा? गुजरात, राजस्थान और बताइए फटाफट, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और सबसे लास्ट में कौन आता है? मिजोरम। इन 8 राज्यों से हमारी क्या होती है? कर्क रेखा होकर के क्या करती है? गुजरती है, ठीक। तो हमारी भूमध्य रेखा के क्या है? उत्तर में हमारा क्या? कन्याकुमारी पड़ता है। उत्तर में, भूमध्य रेखा के उत्तर में ये हमारी भूमध्य रेखा है, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इसी को बोलते हैं इक्वेटर बोलते हैं। तो इसके नॉर्थ में हमारी क्या? कन्याकुमारी है, ठीक है, कन्याकुमारी है, ठीक। एशिया महाद्वीप के 3 देशों से होकर जाते हैं, मालदीव, इंडोनेशिया, एक और है, ठीक है, वो याद नहीं हमको आ रहा, बता देंगे, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? भूमध्य रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर में। डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, भूमध्य रेखा के उत्तर में। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 115वां बताइए, भारत के किस राज्य में कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीपस्थ कोई शहर है? अभी मैंने बताया था कितने राज्यों से होकर जाती है? 8 राज्यों से होकर जाती है, मिजोरम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो सबसे समीपस्थ कौन सा है बताइए? 115 का। भारत कर्क रेखा के अति समीपस्थ त्रिपुरा का उदयपुर है। त्रिपुरा में एक उदयपुर है, यह सबसे समीपस्थ है, ठीक, क्या समीपस्थ है, ठीक, त्रिपुरा का। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 116 बताइए, कह रहा है कि पृथ्वी का कठोर जो बाहरी हिस्सा है जिसमें क्रस्ट और वायुमंडल शामिल है, उसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी का सबसे कठोर भाग जिसमें वायुमंडल, क्रस्ट और वायुमंडल, उसे जैवमंडल का स्थल मंडल या वायुमंडल, तो उसे क्या कहा जाता है? स्थल मंडल कहा जाता है, ठीक है, स्थल मंडल कहा जाता है। तो बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा? बी पार्ट, 116 का बी पार्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 बताएंगे आप लोग, अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री सेंटीग्रेड दक्षिण में क्या कहलाता है? 117 का 52वां क्या कहलाता है? 52वां समांतर दक्षिण कहलाता है, ठीक है, 52वां समांतर दक्षिण कहलाता है। इसका राइट आंसर डी आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलिए, बताते रहिए आप लोग फटाफट। कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है? जो हमारी कर्क रेखा है कहाँ से गमन करती है? भारत और ईरान से तो ईरान से करती है, ईरान और पाकिस्तान से, ईरान और इराक से, भारत और सऊदी अरब से। तो भारत और सऊदी अरब से करती है, क्या करती है? भारत और सऊदी अरब से क्या करती है? कर्क रेखा क्या करती है? जाती है, ठीक है, कर्क रेखा, ठीक। मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ये हमारा ग्लोब है, ठीक, और ये हमारी क्या होती है? 0 डिग्री पे हमारी क्या होती है? भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा। और इसके नॉर्थ साइड में क्या होता है? इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है। तो ये हमारी क्या होती है? 23.5 अंश पे, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश पे हमारी क्या होती है? कर्क रेखा, ठीक। उसके नीचे क्या होती है? साउथ अक्षांश पे हमारी होती है 23.5 अंश क्या होती है? मकर रेखा होती है, ठीक, क्या होती है? मकर रेखा होती है, ठीक, क्या होती है? मकर रेखा होती है। आपको इतना याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला पॉइंट आप बताएंगे कौन सा? 119वां
1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार घोषित किया? कपास के लिए, धान के लिए, गेहूं के लिए, तंबाकू के लिए। 1965 में किसके लिए समर्थन मूल्य पहली बार घोषित किया गया था? 119 का। तो पैडी के लिए, किसके लिए? धान के लिए। 1965 में धान के लिए जो समर्थन मूल्य क्या किया गया था? घोषित किया गया था, एमएसपी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 120वां बताइए। क्वेश्चन देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती के लिए प्रमुख विशेषता है? बताइए 120वां का। तो 120वां का राइट आंसर क्या आ जाएगा? उत्पादन के साथ साथ पशुपालन। बताइए, देखिए किसमें पशुपालन और फसल उत्पादन, सी पार्ट बिल्कुल सत्य है। सी पार्ट क्या है? बिल्कुल सत्य है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121। 121वां बताइए, इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है? भंडारण सुविधा की कमी, परिवहन की कमी, अनुकूल मंडी, मार्केट इंटेलिजेंस की कमी। 121 का अनुकूलन मंडी हमारा क्या है? ए इसका लाभ होता है, दोष नहीं होता। तो सी पार्ट भी हमारा इसका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। चलिए 122 बताइए, आप लोग बताएंगे कमेंट में, फटाफट बताइए। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, बताइए। यूपी करता है, ठीक है, नेपाल के साथ। तो पीलीभीत करता है, सीतापुर तो आपको लखनऊ के पास पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? सीतापुर जो है लखनऊ क्या मध्य वाले एरिया, यूपी के मध्य एरिया हैं ये सब। ठीक है, तो ये सीतापुर नहीं करता। बाकी ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन यूपी SSC लोअर पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता उसमें पूछा गया था, लोअर पीसीएस का। ठीक, 2019 का। इस एग्ज़ाम में मैंने दिया था, मेंस मेरा नहीं क्वालिफाई हुआ था। ठीक है, चलिए प्री हो गया था, मेंस नहीं हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123वां, कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे पर स्थित हैं? बताइए। गंगा क्या है? गंगा जौनपुर, गंगा तट पे जौनपुर नहीं है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। अच्छा, मैच करना है ना, पहले मैच कर रहे हैं इसको। गंगा के तट पे कौन है? तो बिठूर है। ठीक है, राप्ती हमारा गोरखपुर है। ठीक, गोमती जौनपुर है, सही प्रतापगढ़ है। ठीक, अब मैच करा लीजिए आप लोग। देखिए पहले का किस पे है, सेकंड किस में दिया है? बी में दिया है। ठीक है, फिर राप्ती चौथा, तो ये हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? बिल्कुल सत्य आ जाएगा। सेकंड पार्ट हमारा क्या होगा? बिल्कुल सत्य होगा। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 और 25 बता दीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज के। ठीक है, दोनों। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन है? गौतम बुद्ध नगर, हाथरस, संत कबीर नगर या कन्नौज? बताइए। सबसे कम क्षेत्रफल वाला तो हमारा कौन है? संत कबीर नगर है। कौन है? संत कबीर नगर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? भदोही कहते हैं। और सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला कौन है? लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी है। नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर, आप बताएंगे 125वां। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती? इलाहाबाद की करती है, मिर्ज़ापुर की करती है, इटावा की भी करती है, हमारा अलीगढ़ नहीं करता, जिसे हम ताला नगरी कहते हैं, अलीगढ़। तो इसका राइट आंसर डी पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और प्यार जिस तरह से बनाए हुए हैं इसी तरह से बनाए रखिए। यह क्लास आपको पर डे 2 बजे आपको देखने को मिलती है, तो इस चैनल से जुड़ा जरूर किया करिए और वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। जय हिंद, जय भारत।